नमस्कार, टी सेट चैनल में आपका स्वागत है। टीआरटी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु तेलंगाना राज्य सरकार निर्धारित पाठ्यक्रम तय किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कंटेंट में जो 7वीं इकाई है, इस इकाई में वर्तनी से संबंधित विषय के बारे में हम इस कार्यक्रम के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक भाषा के लिए वर्तनी अत्यंत जरूरी है। वर्तनी के बिना मौखिक भाषा या लिखित भाषा निर्धारण करना या उसको पालन करना अनिवार्य है। तो वर्तनी से संबंधित विस्तार जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ध्यान दीजिए, वर्तनी से संबंधित भारत सरकार द्वारा 1962 में एक समिति की घटना घटित की गई है। तो ये समिति ने सर्वमान्य मतलब हिंदी वर्तनी से संबंधित सर्वमान्य वर्तनी के बारे में सिफारिश की है और इस संदर्भ में ये लोग कई प्रकार के नियम बताए हैं, कई निर्णय लिए थे 1962 में। परीक्षार्थी ध्यान दें, वर्तनी से संबंधित घटित समिति का निर्माण किस सत्र में हुआ, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस समिति केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो शिक्षा विभाग थी, इस विभाग के कई प्रकार के विद्वान मतलब चर्चा करते हुए वर्तनी के कई प्रकार के नियम निर्धारित किए। उसके बाद वर्तनी का अर्थ समझने के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाषा के लिखित और उच्चरित दो रूप होते हैं। जैसे भाषा का उच्चरित रूप ही मूल होता है। खास करके आप कहीं पर भी जाइए, दुनिया के किसी भी भाषा के संदर्भ में आप चर्चा कीजिए, मतलब भाषा के संदर्भ में भाषा के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों में मौखिक रूप ही सर्वमान्य है और ये मौखिक रूप ही मूल होता है किसी भी भाषा के लिए। शिक्षित भाषा उच्चरित भाषा के आधार पर तैयार की जाती है। जैसे जो भी हम उच्चरित भाषा या बोलचाल की भाषा जो कह रहे हैं, तो इसका मूल आधार जो है लिखित भाषा ही है। मतलब लिखित भाषा को स्टैंडर्ड मतलब मानक देने के लिए मौखिक भाषा ही मूल है, बुनियाद है। उसके बाद वर्तनी में इसके लिए मौखिक ध्वनियों को लिखित लिपि चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। लिखित कार्य के लिए मतलब लेखन के लिए मौखिक ध्वनियाँ जो भी हैं, जितने भी मौखिक ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्द फिर पद आगे चलकर वाक्यों के रूप में जो भाषा बोली जाती है, तो इन ध्वनियों को प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित मतलब लिपि चिन्ह होना अत्यंत अनिवार्य है। लिपि चिन्ह द्वारा ही लिखित मौखिक भाषा को प्रकट कर सकते हैं लिखित रूप में। उसके बाद मौखिक ध्वनियों का अनुवर्तन करने पर अर्थात उसका अनुसरण करने पर हमें लेखन चिन्ह, विराम चिन्ह तथा अन्य व्याकरणिक व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मौखिक ध्वनियों का अनुवर्तन करने पर मतलब उसका अनुसरण जब करते हैं मौखिक ध्वनियों से संबंधित, तब हमें लेखन चिन्ह, विराम चिन्ह तथा अन्य व्याकरणिक व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जैसे भाषा सुलभ और सर्वमान्य तब बनती है उस भाषा में उचित विराम चिन्ह हो, उचित सरल प्रयोग की दृष्टि से व्याकरणिक अंश हों या भाषा के तत्व हों या लेखन से संबंधित आसान मतलब बोलने के लिए, मौखिक रूप के लिए, लिखित रूप के लिए आसान हो, तभी उस भाषा का आदर होता है। सभी जनता उसका प्रयोग करते हैं और सीखने में भी इच्छा रखते हैं। उसके बाद वर्तनी के अंतर्गत परिभाषा देखें तो लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं या दूसरी भाषा में इसको कहते हैं अक्षरी भी कहते हैं। परिभाषा यह है वर्तनी का लिखने की रीति। सीधा प्रश्न बन सकता है कि लिखने की रीति को क्या कहते हैं, तो यहाँ सही विकल्प होगा वर्तनी। तो उसके बाद वर्तनी का दूसरा नाम क्या है?
अक्षरी, अक्षरी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकल्पों में आपको अक्षरी भी रहेंगे। नहीं, फिर प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, अक्षरी इसे कहते हैं। नीचे विकल्प होंगे, आपको वर्तनी भी होगा, अव्यय। इस प्रकार व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रकार हैं या व्याकरणिक कोटियाँ हो सकते हैं, जो भी हैं, अन्य गलत 3 विकल्प होते हैं। सही विकल्प वह है वर्तनी। इसे हिज्जे भी कहते हैं। फिर दूसरा उपनाम आया हिज्जे। वर्तनी का दूसरा उपनाम है हिज्जे। तो इस प्रकार वर्तनी के लिए 2 उपनाम हैं, एक हिज्जे और दूसरा अक्षरी। इस प्रकार वर्तनी की परिभाषा और उपनाम, 2 उपनाम इस प्रकार हो सकते हैं। मौखिक भाषा का अनुवर्तन करने पर प्राप्त होने वाली ध्वनि व्यवस्था को हम वर्तनी कहते हैं। एकदम एक मतलब निष्कर्ष के रूप में या पूरी बात आने के लिए इस परिभाषा के संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं कि मौखिक भाषा का जो अनुवर्तन करने पर, मतलब जो भाषा हम बोलते हैं मौखिक रूप से, उसको अनुवर्तन करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र जैसा करते हैं, तो प्राप्त होने वाली ध्वनि व्यवस्था को ही हम वर्तनी कहते हैं। मतलब जो बोलते हैं हम, जो ध्वनि को, मतलब ध्वनि के रूप में जिस शब्द, पदों और वाक्यों की सहायता से हम भाषा बोलते हैं, उसका जो उससे संबंधित जो ध्वनि व्यवस्था है भाषा विज्ञान के अंतर्गत, उस ध्वनि व्यवस्था को हम वर्तनी कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हिंदी को लेंगे तो स्वर और व्यंजन हैं, फिर स्वर की मात्राएं हैं, प्रत्येक स्वर के लिए ध्वनि है, प्रत्येक वर्ण के लिए ध्वनि है, फिर उसके बाद व्यंजन के लिए भी ध्वनि है, उसी को हम वर्ण कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। तो इस प्रकार फिर स्वर की मात्राएं भी हैं। तो इस तरह प्रत्येक अक्षर वर्ण के लिए ध्वनि, फिर इन ध्वनियों से बने शब्द, शब्दों से बने पद, पदों से बने फिर वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसकी सहायता से हम भाषा मौखिक रूप से बोलते हैं। तो यह इसको सुदृढ़ बनाने के लिए जो चिन्ह, ध्वनि चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, उसको हम वर्तनी कहते हैं। ध्वनि व्यवस्था से हम प्रकट करते हैं, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। वर्तनी की सहायता से ही भाषा का शुद्ध रूप दूर दूर तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि जो वर्तनी है, वर्तनी से संबंधित जो भी शुद्ध रूप है, उसको हम मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। इस मानक रूप से ही भाषा सरल बनती है, सर्वमान्य होती है और दूर दूर तक पहुंचती है। तो इसलिए हिंदी भाषा जो है भारत के कोने कोने में पहुंच गई है। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से लेकर साहित्य क्षेत्र में भी और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी यही कारण है दूर दूर पहुंचने का। उसके बाद इस प्रकार किसी भी भाषा के विकास और प्रसार में वर्तनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ साथ भाषा का प्रसार प्रचार की बात आती है तो वहाँ वर्तनी महत्वपूर्ण अंश है। तो वर्तनी के बिना भाषा सुदृढ़ रहना या दूर दूर तक पहुँचना, भाषा का विकास होना या भाषा में कोई नएपन लाना या उसका प्रचार प्रसार होना वर्तनी पर ही निर्भर होता है। उसके बाद वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन करना, मतलब अनुकरण करना या पीछे पीछे चलना। तो वर्तनी का जो शाब्दिक अर्थ है, इस संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमको 2 उप नाम आएंगे या 2 उप अर्थ प्रकट होते हैं शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत। पहला अर्थ है अनुकरण करना, मतलब जो इमिटेशन करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। तो अनुकरण करना या उसके पीछे पीछे चलना, इससे मतलब यह है कि इसके पीछे चलना, जो मौखिक बोलचाल की जो ध्वनियाँ हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए ध्वनि व्यवस्था को एक मानक रूप देना ही वर्तनी है। मतलब उसमें किसी प्रकार का हिचकिचाए नहीं होना, किसी प्रकार के शंकाएँ नहीं होना, इसका तात्पर्य है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन करना अर्थात अनुकरण करना या पीछे पीछे चलना।
तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पीछे पीछे चलना शाब्दिक अर्थ इसी से संबंधित है। तो वहाँ 4 विकल्प होते हैं, ध्यान दीजिएगा मित्रों। हम इस कंटेंट के अंतर्गत या टीआरटी में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी भी विषय से लेकर भी यहाँ विकल्प दिया जाता है। इस प्रश्न के अंतर्गत पीछे पीछे चलना इसके अंतर्गत आता है या इससे संबंधित है, इस प्रकार प्रश्न है। तो यहाँ 4 विकल्प होते हैं। सही विकल्प है वर्तनी। वर्तनी नहीं देते हैं, नहीं तो फिर वर्तनी के जो उपनाम हैं अक्षरी, इस प्रकार जो हम चर्चा किए थे, तो वह विकल्प भी दिया जा सकता है। 3 विकल्प देकर, 3 उपनाम देकर फिर उपरिक्त सभी भी दिया जा सकता है। ध्यान दीजिए मित्रों। तो इस प्रकार वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है। किसी भी भाषा के लिए वर्तनी की एकरूपता आवश्यक है और कहावत है कि कोस कोस पर बोली का रूप बदल जाता है, इसलिए लिखित भाषा में भी विविधता आने का खतरा रहता है। किसी भी भाषा के लिए वर्तनी में एकरूपता होना अत्यंत आवश्यक है। उस भाषा मानक होती है, तो बोलचाल के रूप में प्रयोग करने में भी या लिखित रूप में अपने मन में विचार प्रकट करने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। तो कहावत है मतलब भाषा के संदर्भ में कोस कोस पर बोली का रूप जो है बदल जाता है। बिल्कुल। अब कोस कोस का मतलब क्या है? किलोमीटर दूर आप अगर आगे बढ़ेंगे किसी एक भाषा क्षेत्र में या भाषा परिवेश में, आपको ये एक ही रूप की भाषा नहीं होगी। तो प्रत्येक मतलब जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे भाषा क्षेत्र में, वहाँ उस बोली में या भाषा क्षेत्र में कई प्रकार के रूप या एक्सेंट जो हम कहते हैं वो मिलेंगे, जो बोली जो है वह प्राप्त होंगे। इसलिए भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कभी भी स्थिर नहीं होती है। इसमें शब्दों में प्रत्येक भाषा के तत्व जो भी हैं उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन जो है पूरा नहीं होगा, लेकिन सर्वमान्य एक सटीक एक मानक रूप देने के लिए ही अग्रसर होता है। उसके बाद विविधता के कारण भाषा में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कई प्रकार के भिन्न संस्कृतियां होने के कारण, कई संस्कृतियों के शब्दावली या व्याकरण का अंश इसमें आने के कारण कभी कभी भ्रम भी पैदा होता है। जैसे भारत देश की जो स्थिति है, कई प्रकार के भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भारत देश में भिन्न संस्कृतियां हैं, तो इनके कारण हिंदी की बात आती है। हिंदी के संदर्भ में कई भाषाओं का प्रभाव इस पर पड़ता है। कभी कभी भ्रम भी पैदा होता है हिंदी भाषा बोलने में या प्रकट करने में, लिखित रूप में व्यक्त करने में भी भ्रम भी पैदा होने का संभावना है। अतः भाषाविदों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के एक मानक रूप देने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जो इस प्रकार जो भ्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस भ्रम के संदर्भ में तो भाषाविदों ने या भाषा के विद्वान एक मानक रूप देने के लिए प्रयास किए हैं। उस मानक रूप से संबंधित कई प्रकार के नियम भी बनाए, तो उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस नियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण हैं, तो एक एक करके हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से क्या तात्पर्य है? मतलब 2 वर्णों का मेल जहाँ होता है वहाँ संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जाता है। तो ये सामान्य जानकारी है हिंदी बोलने वालों के लिए। कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होता है और उच्चारण ही असंभव है। तो उसके बाद संयुक्त वर्ण के अंतर्गत वर्ण उदाहरण के रूप में एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत है। हम शब्द है, तो हलंत ह प्लस अ प्लस प्लस आ, इस प्रकार 4 ध्वनियाँ हम शब्द में हैं। तो इसको हम विग्रह भी कहते हैं, शब्द का विग्रह कहते हैं इसका। तो प्रत्येक ध्वनि मतलब व्यंजन ध्वनि जो है उसमें स्वर मात्रा या स्वर ध्वनि निहित होता है। इस प्रकार
प्रत्येक व्यंजन में जो स्वर ध्वनि है तो विग्रह करने पर इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो हा ध्वनि में ह प्लस आ का संयोग है। इस तरह हम सामान्य रूप से चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य ध्वनियों में भी संयोग है। जो भी ध्वनियाँ हैं हिंदी व्यंजन में, जिसमें का से लेकर ज्ञा तक प्रत्येक ध्वनि में ध्वनियों का संयोग है। तो स्वर ध्वनि के बिना व्यंजन ध्वनि उच्चारण करना असंभव है। हिंदी में व्यंजन स्वर संयोग और व्यंजन व्यंजन संयोग के अलग नियम हैं। जैसे अगर हम विस्तार से इसमें आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में व्यंजन का स्वर संयोग और व्यंजन व्यंजन संयोग के अलग नियम होते हैं। यहाँ आपको कई प्रकार के नियम प्राप्त होते हैं। तो स्वर व्यंजन संयोग से जो नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वर व्यंजन संयोग मतलब स्वर होता है और व्यंजन ध्वनि है, तो दोनों का जो संयोग होता है तब क्या स्थिति है। तो शब्द के अंत में आने वाला स्वर रहित व्यंजन अकेला बोला जाता है। मतलब कोई शब्द है, शब्द के अंत में स्वर रहित व्यंजन है समझिए, मतलब हलंत वाला ध्वनि, तो उस ध्वनि को अकेला बोलना अत्यंत आवश्यक है। यह एक नियम है। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से जैसे भगवान एक शब्द है तो अंतिम ध्वनि जो है न है, तो ना के साथ कोई स्वर मात्रा नहीं है। ध्यान दीजिए मित्रों, तो स्वर मात्रा जहाँ नहीं है शब्द के अंत में, वहाँ हलंत का प्रयोग उच्चारण में करना होता है। लिखित कार्य में हलंत देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विराट है, साक्षात है, वाक आदि शब्दों में जो उच्चारण करते हैं अंतिम ध्वनि के साथ कोई भी स्वर मात्रा या स्वर ध्वनि नहीं है। तो इसलिए तो उन अंतिम स्वर रहित व्यंजन ध्वनियों में या ध्वनियों को उसका वास्तविक रूप ही उच्चारण करना है, अलग रूप ही उच्चारण करना है। स्वर व्यंजन संयोग, परंतु शब्द के आरंभ में स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने के लिए उसके तुरंत बाद स्वरयुक्त व्यंजन आना आवश्यक है। जैसे फिर एक बार दोहराएं तो शब्द के आरंभ में स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने के लिए उसके तुरंत बाद स्वरयुक्त व्यंजन आना अत्यंत आवश्यक है। इसका उदाहरण देखें तो स्वप्न, मतलब जो उच्चारण में स्वा के बाद जो ध्वनि उच्चारण होता है वह संयुक्त व्यंजन के रूप में पहले आना चाहिए। जैसे स्वप, तो पा का जो हलंत वाला उच्चारण है तो उस ध्वनि को हम संयुक्त व्यंजन के रूप में पाई निकाल कर, मतलब खड़ी पाई निकाल कर अंकित करना होता है। जैसे उदाहरण में देखिए स्वप्न, इस तरह व्यायाम। यहाँ एरो मार्क देखिए पर्दे पर, जैसे स्वा में स पहले उच्चारण होता है, इसलिए सा से वा से पहले सा का प्रयोग किया है लेखन में। फिर उसके बाद पन, पन में पा हलंत वाला उच्चारण होता है, इसलिए पा में खड़ी पाई निकाल कर फिर ना से पहले दिया गया है। इस तरह व्यायाम में भी व पहले उच्चारण होता है, इसलिए या से पहले हम अंकित किए। इस प्रकार फिर दूसरा नियम है ध्यातव्य। नई व्यवस्था के अनुसार संस्कृत शब्दों के रूप को संस्कृत रूप में ही लिखा जाए। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, नई व्यवस्था के अनुसार, जो नई व्यवस्था बनी है इसके अनुसार संस्कृत शब्दों के रूप को संस्कृत रूप में ही लिखा जाए। जैसे संस्कृत शब्द से, मतलब संस्कृत से आगत जितने भी शब्द हैं हिंदी में, उन शब्दों को यथातथ लिखना ही होगा, यथातथ उच्चारण करना ही होगा। परंतु जिन शब्दों में से हल चिन्ह लुप्त हो चुका है उन्हें हल रहित ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हल चिन्ह जो है, नीचे जो हम हल चिन्ह देते हैं, तो इस हल चिन्ह अगर लुप्त हो गया किसी शब्द में तो उसी प्रकार प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद उदाहरण देखिए इसका, महान, तो अंत में ना के नीचे हलंत है,
और इसके बाद तो विद्वान में भी अंतिम ध्वनि के नीचे हलंत है। उसके बाद भगवान, भगवान में अंत में न है, न ध्वनि के नीचे भी हलंत है। आदि शब्दों के न में हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जितने भी शब्द हैं तो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तो ये शब्द जब हम उच्चारण करते हैं या प्रयोग करते हैं या लेखन के रूप में प्रकट करते हैं तो हलंत देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद इसके अंतर्गत, वर्तनी के अंतर्गत अन्य नियम देखेंगे। किसी भी व्यंजन को स्वर रहित बनाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित बनाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, वो नीचे उदाहरण भी दिया गया है। क से अगर आ को निकाल दें क हो जाता है। इसका मतलब ये है, ये यहाँ एरो मार्क देखिए, बाण का कर्सर देखिए, ये जो इक है और ये आ है, स्वर ध्वनि आ, ये दोनों का योग, दोनों का संयोग से ही ये व्यंजन क बनता है। ये सामान्य जानकारी है, इससे पहले भी बताया आपसे। जो विग्रह के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं, इसको हम विग्रह कहते हैं। तो यहाँ मित्रों का माइनस आ, मतलब इसमें से का से आ निकाल दें तो हलंत वाला क आएगा। तो ये समझने के लिए है। तो कोई भी व्यंजन, मतलब स्वर रहित व्यंजन को हम दिखाने के लिए लिखित कार्य में हलंत दिया जाता है। यह सामान्य जानकारी है, आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार दोहराना पड़ रहा है। उसके बाद अन्य नियम में देखिए, रा के साथ ऊ की मात्रा लगकर रू बनता है। जैसे रा है, रा ध्वनि है, रा के साथ अगर ऊ, फिर इस ऊ की मात्रा जोड़ने पर तो इस प्रकार बनेगा। पर्दे पर देखिए रू के साथ, तो ये एक नियम है वर्तनी के अंतर्गत। इस प्रकार रा के साथ अगर हम दूसरा ऊ है, महाप्राण वाला दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ की जो मात्रा है वह भी रा के साथ बनता है। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन संयोग, जब एक से अधिक व्यंजन जब संयुक्त रूप से शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं शब्द के अंतर्गत, तब कैसे नियम बनते हैं। जैसे दो व्यंजन, जैसे तेलुगु में भी हम वत्तु जो कहते हैं, तो उस तरह हिंदी में भी इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे अल्पप्राण क के लिए उसी ध्वनि का अगर संयुक्त बनाकर हम प्रयोग करते हैं शब्द में, तो उसको हम व्यंजन व्यंजन संयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। अभी अभी बताया था आपको, मतलब एक व्यंजन या दो अलग अलग व्यंजन एक साथ होकर एक शब्द के बीच में या आदि में, अंत में, कहीं पर भी, शब्द के कहीं पर भी प्रयोग होता है, तो तब इस प्रकार का नियम होता है। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है। जैसे हम जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण में जो ध्वनि पहला आएगा उसको पहले देकर उसके बाद का ध्वनि जो है उसको हम दोनों को जोड़ते हुए संयोग से हम व्यंजन व्यंजन संयोग में लिखना होगा, प्रकट करना होगा। जैसे उदाहरण, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाने के लिए पाई को हटा दिया जाता है। जैसे सामान्य जानकारी है मित्रों, वर्तनी के अंतर्गत जितने भी व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इसमें खड़ी पाई वाले ध्वनियाँ होंगे हमको, बिना खड़ी पाई वाले ध्वनियाँ होंगे, गोल वाले ध्वनियाँ होंगे, पड़ी पाई वाली ध्वनियाँ होंगे, अर्धवृत्ताकार ध्वनियाँ होंगे, वृत्ताकार ध्वनियाँ। इस प्रकार 3 या 4 रूपों में हम वर्णों का आकार विभाजन करते हैं हिंदी व्यंजनों को। तब व्यंजनों का जो व्यंजन व्यंजन संयोग बनाते हैं, तब जो खड़ी पाई वाली ध्वनियाँ हैं उसको खड़ी पाई हटाकर हम संयोग करते हुए शब्द में प्रयोग करते हैं
व्यंजन व्यंजन ध्वनियों को। जैसे उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाने के लिए पाई को हटा दिया जाता है। जैसे कच्चा, यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अल्पप्राण च के साथ च, इसको हम द्वित्वाक्षर भी कहते हैं। तो संयुक्ताक्षर में भी इस प्रकार के संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ प्रयोग होते हैं। जैसे कच्चा में ध्यान दीजिए, यहाँ कर्सर को अल्पप्राण क के बाद अल्पप्राण च हलंत होकर प्रयोग हो रहा है इधर, इसलिए कच्च चा। यहाँ दूसरा वर्ण होने पर भी आपको अल्पप्राण के रूप में अल्पप्राण च हलंत के रूप में यहाँ लिखना होगा। उसके बाद छज्जा, उसके बाद ख्याति में महाप्राण ख पहले हम उच्चारण कर रहे हैं, तो इसलिए महाप्राण ख में जो खड़ी पाई है उसको हटाकर या से पहले लिखकर हम शब्द की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह लग्न, विघ्न में भी देखिए वी के बाद महाप्राण घ का उच्चारण होता है, तो इसलिए महाप्राण घ का जो खड़ी पाई है उसको हटाकर हम ना से पहले लिखकर शब्द की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार और कुछ ध्वनियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए महाप्राण, पर्दे पर देखिए, महाप्राण ख के साथ ख में ख जब वर्ण लिखते हैं प्रयासों से पहले इस प्रकार लिखने के बाद तो यहाँ गोल आता है। गोल के एकदम साथ में बगल में हम जो खड़ी पाई देते हैं, यहाँ कर्सर को देखिए, यहाँ जो खड़ी पाई देते हैं, खड़ी पाई को हटाकर या के साथ दिया होता, मतलब देना पड़ता है, तो ख्या आएगा। ख्याति में इस प्रकार का व्यंजन ध्वनि का योग देना होता है। फिर उसके बाद नीचे देखिए घ्न, अभी बताया था आपको, महाप्राण घ में जो खड़ी पाई है, इस खड़ी पाई को हटाकर हम ना के साथ जोड़ते हैं, मतलब ना से पहले महाप्राण घ लिखकर हम घ्न लिखेंगे। फिर उसके बाद अल्पप्राण त, उसी ता को अल्पप्राण ता ही हम अगर संयुक्त बनाएं तो अल्पप्राण ता में भी खड़ी पाई हटाकर ता के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पड़ी पाई आएगा। मित्रों यहाँ कर्सर को देखिए, ये पड़ी पाई है और इस प्रकार ता के साथ ता संयुक्त व्यंजन जब प्रयोग करना होता है तब शब्द के अंत में हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, तो इस प्रकार पर्दे पर देखिएगा एरो मार्क जो है इस तरह लिखना होता है। फिर अन्य शब्द देख सकते हैं यहाँ, कुत्ता, पथ्य, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए न्यास के बाद प्यास। प्रत्येक उसमें आपको खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई वाले ध्वनि मिलेंगे। पर्दे पर देखिए इस तरह के जो भी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। उसके बाद डिब्बा में भी देखिए अल्पप्राण ब है, तो अल्पप्राण ब का जो खड़ी पाई है उसको निकाल दिया गया है डिब्बा में। फिर उसके बाद सभ्य में भी खड़ी पाई हटाकर हम या से पहले संयुक्त कर दिए। उसके बाद रम्य में भी जो माँ जो उच्चारण हो रहा है, तो माँ में जो खड़ी पाई है उसको निकाल कर हम या से पहले जोड़ दिए। उसके बाद शैया, मतलब या के साथ या का है संयुक्त किए, यहाँ या में जो खड़ी पाई है उसको निकाल दिए। इस प्रकार यहाँ पर्दे पर देखेंगे तो प्रत्येक ध्वनि की जो खड़ी पाई है उसको निकाल कर हम संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ दिए हैं। उसके बाद भव्य में भी वा का जो खड़ी पाई है उसको निकाल दिया गया है। उसके बाद श्लोक, उसके बाद राष्ट्रीय में शा जो है उसकी जो खड़ी पाई है उसको निकाल दिए। फिर स्वीकृत, उसके बाद यक्ष्मा। इस प्रकार जितने भी खड़ी पाई वाले ध्वनियाँ हैं तो उन ध्वनियों में जो खड़ी पाई है उसको निकालकर हम व्यंजन संयुक्त मेल करते हैं। तो उसके बाद मित्रों आगे बढ़ेंगे। अन्य नियम दूसरा देखिए, का और फा के संयुक्ताक्षर बनाते समय इनके पीछे वाला
भाग हटा दिया जाता है, जिससे का और फा ध्वनियों पर ध्यान दीजिए। जैसे इसमें खड़ी पाई के दोनों ओर रेखाएं हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पर्दे पर जो कर्सर है, कर्सर के पास मतलब कर्सर पर ध्यान दीजिए। मैं जो दिखा रहा हूँ, जो बीच में खड़ी पाई है, इधर रेखाएं हैं, इधर रेखाएं हैं अल्पप्राण क में। फिर इसी तरह महाप्राण फा में भी दाएं और बाएं और दोनों तरफ रेखाएं हैं। तो इस प्रकार के जो भी ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, इन वर्णों को अगर संयोग करना है किसी दूसरे व्यंजनों के साथ, तब इस प्रकार परिवर्तन होता है। मतलब पीछे वाला भाग हटा दिया जैसा है, जैसे पक्का। पीछे वाला भाग मतलब ये है, कर्सर के पास देखिएगा तो यहाँ हम लोग इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पर्दे पर देखिएगा तो कर्सर को जो बीच वाला भाग है, इसको हटाकर यहाँ दिया जाता है। फिर उसके बाद फा में भी, महाप्राण फा में भी बाद अंतिम वाला, मतलब जब वर्ण लेखन लिखते हैं तो वर्ण लेखन के अंतिम प्रयास में जहाँ रेखा आता है, उसको निकाल कर हम व्यंजन व्यंजन संयोग बनाते हैं। तो उसके बाद मित्रों आगे देखिए, बिना पाई वाले व्यंजनों, जैसे बीच में देखिएगा ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इस प्रकार की जो भी ध्वनियाँ हैं, इसका हल चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। जैसे बिना पाई वाले ध्वनियाँ जो भी हैं, यहाँ पर्दे पर देखिएगा, अल्पप्राण ट, महाप्राण ठ, अल्पप्राण ड, महाप्राण ढ, अल्पप्राण द और ह। तो ये इन ध्वनियों के नीचे हलंत देना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद उदाहरण के लिए देखिए, ठ, ठा के साथ हम अगर या को जोड़ देंगे तो पाठ्य शब्द में, तो इस प्रकार ठ प्लस य बनेगा। उसके बाद द प्लस या द्य बनेगा, मतलब विद्यार्थी में, विद्यार्थी के बीच में आएगा। उसके बाद बुढ़ा, बुढ़ा में अल्पप्राण ड प्लस महाप्राण ढ। तो अल्पप्राण ड के नीचे मतलब बिना खड़ी पाई वाली ध्वनि है, इसलिए हम हलंत देना पड़ता है। उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्म में देखिएगा ह प्लस म, तो दोनों को मिलाने से ब्रह्म, मतलब हा के नीचे हलंत देना है। उसके बाद लट्टू, ट, अल्पप्राण ट संयुक्त रूप में आए हैं, तो वहाँ पहले वर्ण के नीचे हलंत देना जरूरी है। उसके बाद चौथा है अन्य नियम में, हिंदी में रा वर्ण के अनेक रूप होते हैं। जैसे हिंदी की यह एक विशेषता है कि रा के जितने विभिन्न रूप होते हैं, कई रूपों में रा का प्रयोग होता है, रा का प्रयोग करते हैं लेखन में। तो इस रा के विभिन्न रूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व मतलब रा से पूर्व कोई हलंत व्यंजन हो या हलंत व्यंजन का प्रयोग होता है, तो यह उसके नीचे प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, फिर एक बार दोहराता हूँ, हिंदी में रा वर्ण के अनेक रूप हैं। यदि रा से पूर्व कोई हलंत व्यंजन का प्रयोग होता है, रा से पूर्व, तो उस समय रा का चिन्ह जो है नीचे दिया होता है। जैसे प्रकाश, पा के साथ कोई हल व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पा के नीचे रा रेफ देना होता है। रा का एक रूप है, नीचे खड़ी पाई के साथ पा के साथ देना होता है। उसके बाद ग्रास, फिर इसी के साथ इसी के अनुसार समान रूप में क्रम का में नीचे दिया गया है रा रेफ, देखिएगा। फिर अन्य देखिएगा, पा के साथ अगर हम रा देंगे तो इस प्रकार होगा, पा में खड़ी पाई हटाकर हम खड़ी पाई के साथ हम यह चिन्ह दिखाते हैं। उसके बाद गा के साथ रा, अगर ग रा जोड़ देंगे तो इस प्रकार होगा। फिर क प्लस रा, क्र, नीचे खड़ी पाई के साथ इस प्रकार रा का एक रूप है, नीचे दिया देना होता है। उसके बाद यदि रा हल हो
तो यह अपने से आने वाले व्यंजन के सर पर सवार होता है। सवार होना मतलब प्रयोग होना। तो यहाँ मित्रों ध्यान दीजिए, रा हल को तो यह अपने से आने वाले व्यंजन के सर पर दिया जाता है। तो कर्म शब्द है, धर्म शब्द है, तो माँ के ऊपर देना होता है इस प्रकार के रा प्रयोग के अंतर्गत। उसके बाद बिना पाई वाले हल व्यंजनों के साथ रा का रूप इस प्रकार होता है। जैसे बिना पाई वाले व्यंजनों की बात आती है तो वहाँ रा का प्रयोग इस प्रकार होता है। पर्दे पर देखिए, अल्पप्राण ट है, इधर ट्रक, टा के नीचे इस चिन्ह के माध्यम से, इस चिन्ह के रूप में हम रा का और एक रूप को हम प्रकट करते हैं। फिर ड्रम में भी डा के नीचे देखिएगा चिन्ह, इस प्रकार हम अंकित करते हैं। उसके बाद ट्रेन में जो अल्पप्राण ट है, टा के नीचे भी रा का रूप प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद अन्य नियम में देखिए, शा के साथ रा मिलाने से श्राय रूप बन जाता है। जैसे हम सामान्य जानकारी है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, शा किन ध्वनियों का मेल है, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शा के साथ रा मिलाने से, मतलब पर्दे पर देखिए, शा प्लस रा इज इक्वल टू श्रा, तो दोनों का रूप है, दोनों का सम्मिलित रूप है, दोनों के मेल से ये श्रा का उत्पन्न हुआ है। उसके बाद त के साथ रा के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे त्र और ता के साथ इधर रेफ आता है, नीचे इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब खड़ी पाई के साथ एक रेफ रेखा जैसा दिया गया है, जैसे पा में है। तो ये दो रूप पाए जाते हैं हिंदी में, ता और रा सम्मिलित होकर, मतलब संयोग से, ता और रा के संयोग से त्रा बनता है, नहीं तो अल्पप्राण ता के साथ रा रेफ आता है। ये दोनों ही प्रयोग मान्य हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ जो दो ध्वनियाँ आपके सामने प्रस्तुत किया था, ये दो ध्वनियाँ मान्य हैं मानक हिंदी प्रयोग में, चाहे बोलचाल के रूप में हो या लिखित रूप में। कई बार क्र तथा क्री को एक मानकर प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की छूट नहीं मानी जाती है। जिसे पर्दे पर देखिएगा, क्र और क्री को एक मानते हैं, मतलब क्र और क्री को एक मानते हुए कुछ लोग प्रयोग करते हैं, मतलब बोलचाल के रूप में या लिखित रूप में। लेकिन इस तरह का प्रयोग जो है मतलब मान्यता नहीं है, गलत है। अन्य नियम में देखिएगा, क्र इस तरह बनता है कि क प्लस र का संयुक्त रूप है। यहाँ पर्दे पर देखिएगा, आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क और क र दोनों का रूप है ये। उसके बाद क्री, क प्लस री, जो स्वर ध्वनि है री का के साथ मिलने से क्री हो जाता है और यह संयुक्त रूप है। उसके बाद पांचवा है नियम, संस्कृत के संयुक्ताक्षर को पुरानी शैली से लिखने का छूट है। जैसे प्राचीन काल की जो संस्कृत है, संस्कृत से आगत जो शब्द है, इस प्रकार के शब्दों को मतलब पुरानी शैली में, मतलब बिना किसी परिवर्तन से यथातथ लिखेंगे तो यह भी एक नियम है, लिख सकते हैं हिंदी में भी। उदाहरण के लिए विद्वान, पर्दे पर देखिएगा, जो प्राचीन काल में जो विद्वान शब्द इस तरह लिखते हैं, जो इसी रूप को हिंदी में हिंदी में लिख सकते हैं, इसी रूप को अपना सकते हैं। जैसे नीचे दो शब्द हैं, देखिए, वृद्ध में भी वृद्ध भी प्राचीन संस्कृत का शब्द है। उसके बाद बुद्धि, यह भी संस्कृति का रूप है। इन रूपों को, इन शब्दों को अगर हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो बिना किसी परिवर्तन से यथातथ लिखना, मतलब लिखने की छूट है। उसके बाद संयुक्त चंचल भी प्राचीन संस्कृत के रूप हैं। उसके बाद चंचल सामने आपके सामने पर्दे पर देखिएगा, चंचल भी इसका रूप है, जो
वर्तनी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, अन्य नियम में छठवां नियम, हिंदी की वर्णमाला में स्थान पा चुके क्ष त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे सामान्य जानकारी है, हिंदी बोलने वालों के लिए क्षेत्रज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दो व्यंजनों से बना हुआ है, इसलिए क्षेत्रज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अन्य नियम में देखिएगा, इनके रूपों का निर्माण इस प्रकार हुआ है। जैसे क्षेत्रज्ञ के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ क्ष त्र ज्ञ ये तीन ध्वनियाँ क प्लस श मिलने सेक्षा बना और त प्लस र मिलने से त्रा बना और इज प्लस त्रा मिलने से ज्ञा बना। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे, संज्ञा रूपों को अलग से अलग लिखे जाते हैं। जैसे संज्ञा रूपों को, जो भी संज्ञा रूप होते हैं उन संज्ञा रूपों को अलग लिखना होता है, किसी अन्य ध्वनियों से नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मोहन को, जो हम हिंदी व्याकरण में विभक्ति चिन्ह कहते हैं, का, की, के, को, में, पर, इस प्रकार के जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं, इन चिन्हों को साथ जो भी आएंगे संज्ञा, तो अलग अलग मतलब दूर दूर लिखना होता है। जैसे मोहन, मतलब नहीं मिलाना दोनों को, मोहन को कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है कि गलत प्रयोग करते हैं लोग, तो को जो है मोहन के साथ जोड़ कर आता है, लेकिन ये जो है अशुद्ध है, अशुद्ध प्रयोग कहते हैं इसको। उसके बाद स्त्री ने, मतलब स्त्री और ने अलग अलग लिखना है। उसके बाद सोहन के लिए, सोहन अलग है, के अलग है, लिए अलग है। उसके बाद और एक शब्द है मेज पर। इस प्रकार विभक्ति चिन्ह जो भी हम संज्ञा के साथ देते हैं, तो यहाँ विभक्ति और संज्ञा के बीच में जगह छोड़ते हैं, इसको नहीं मिलाते हैं। उसके बाद हम ध्यान देंगे अगले बिंदु पर, यहाँ देखिएगा पर्दे पर सर्वनामों के साथ ये विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखे जाते हैं। फिर जहाँ संज्ञा की बात आती है वहाँ अलग अलग लिखना होता है, फिर सर्वनाम की बात आती है वहाँ मिलाकर मतलब संयुक्त रूप में लिखना होगा। जैसे उसने, उसने में देखिएगा पर्दे पर उस के साथ ने का प्रयोग हुआ है। उसके बाद उससे, उससे में भी से विभक्ति जो है सर्वनाम होने के कारण, उस सर्वनाम होने के कारण दोनों एक साथ आए। उसके बाद इसमें, इस सर्वनाम है और में विभक्ति है, इसलिए सर्वनाम होने के कारण यहाँ दोनों ध्वनियाँ मतलब शब्द जो हैं अलग अलग नहीं किए हम लोग, तो मिलाकर प्रयोग किए। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, दो विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होने की दशा में केवल पहला चिन्ह ही मिलाकर लिखा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए मित्रों, अभी तक एक विभक्ति चिन्ह के बारे में ही चर्चा की हम लोग, जानकारी प्राप्त की। संज्ञा हो तो एक विभक्ति चिन्ह को अलग लिखते हैं, सर्वनाम हो उस विभक्ति चिन्ह को जोड़ कर लिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में भी, जैसे दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग करना होता है किसी विशेष संदर्भ में। जैसे उदाहरण देखिएगा, उसके लिए, उस सर्वनाम है, के विभक्ति है, लिए विभक्ति है। इस प्रकार के लिए दो विभक्ति चिन्ह होने के कारण के को उसके साथ मतलब सर्वनाम के साथ जोड़कर हम प्रयोग करते हैं, यह एक नियम है। उसके बाद इसमें से, इसमें से बोलचाल के रूप में क्या है कहेंगे हम लोग, इसमें से, इसमें एक साथ उच्चारण करते हैं, बस एक पल विराम देकर हम से प्रयोग करते हैं, तो इसमें से। तो में से विभक्ति चिन्ह है, दो प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ में को जोड़ते हुए संयोग करते हुए वर्तनी का नियम मानक बनाए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही तक आदि निपात का प्रयोग होता है।
तो विभक्ति को पृथक लिखा जाता है। जैसे सर्वनाम और विभक्ति के बीच में अगर ही का प्रयोग होता है या तक का प्रयोग होता है तो निपात का प्रयोग होता है, तो विभक्ति को पृथक लिखा जाता है। अगर हम किसी शब्द के बाद ही का प्रयोग करते हैं तो आप ही के लिए, इस प्रकार मुझ तक को आदि। जैसे आप ही के बाद के लिए का प्रयोग होता है, यह एक नियम है। उसके बाद क्रियापद, नियम के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्रियापद, क्रियापद के अंतर्गत ध्यान दीजिए मित्रों, संयुक्त क्रियाओं के सभी अवयव अलग अलग लिखे जाते हैं लेकिन मिलाकर नहीं। जैसे क्रिया से संबंधित जितने भी अवयव होते हैं यह अवयव अलग अलग लिखना होता है। जैसे जाया करता था, मतलब जाया, जाना जो है क्रिया है, क्रिया से संबंधित जितने भी करता था ये अवयव हैं। तो इस प्रकार क्रिया के साथ जितने भी अवयव प्रयोग होते हैं तो वहाँ अलग अलग लिखना होता है। जैसे पढ़ा जा सकता है, पढ़ क्या है, क्रिया है, फिर जा सकता है अवयव है। तो इसलिए जो भी अवयव प्रयोग होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी, तो अवयवों के बीच में जगह छोड़ना अत्यंत अनिवार्य नियम है वर्तनी के अंतर्गत। उसके बाद मित्र ध्यान दीजिए, घूमता रहता होता, घूमना क्या है, क्रिया है, फिर रहता होता क्या है, अवयव है। तो इसलिए 3 शब्दों के बीच में जगह छोड़ना अनिवार्य नियम है। उसके बाद बढ़ते चले जा रहे होंगे, बढ़ते, बढ़ना क्या है, क्रिया है, बढ़ते चले जा रहे होंगे। इस प्रकार 3 या 4 अवयव आए हैं इधर। तो इन अवयवों के बीच में और क्रिया के बीच में हम लोग जगह छोड़ना होगा। यह अत्यंत अनिवार्य नियम है। प्रश्न बन सकता है, शुद्ध रूप बोलिए, शुद्ध रूप बोलिए। तो बढ़ते चले दोनों को मिलाया जाता है, फिर जा रहे होंगे एक विकल्प। इस प्रकार अलग अलग मिलाते हुए, घटाते हुए, दूर दूर रखते हुए 3 गलत या अशुद्ध विकल्प होते हैं। तो एक सही विकल्प होता है, वह बढ़ते चले जा रहे होंगे। मतलब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रूप, उसके बाद खेला करूँगा आदि। खेल जो है क्रिया है, फिर क्रिया के साथ अवयव प्रयोग हुआ है, करूँगा। तो करूँगा अवयव एक हो, एक से अधिक हो, उनके बीच में हम अवयव के बीच में जगह छोड़ना होगा। इस निर्धारित विषय के अंतर्गत, वर्तनी के अंतर्गत हम लोग दूसरा भाग में फिर अगले कार्यक्रम में दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो इस कार्यक्रमों का जो फीडबैक है आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं softnet.com में। अगर पुराने पाठों से संबंधित, मतलब TRT जो हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इससे संबंधित जितने भी विषय हैं तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो YouTube में सॉफ्टनेट कीवर्ड से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब आपको आपके अनुकूल आपको किस प्रकार चाहिए कार्यक्रम, तो फीडबैक दीजिए, तो उसी के रूप में हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।